गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का अपना जूलॉजी का जो यूनिट है उसका टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। अपन रिप्रोडक्शन एवं डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन मेजर टॉपिक के रूप में है अपने सिलेबस में। इससे पहले अपन चर्चा करते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी या विकासात्मक जैविकी। डेवलपमेंट बायोलॉजी, विकासात्मक जैविकी, विकासात्मक जैविकी, डेवलपमेंट बायोलॉजी, विकासात्मक जैविकी। देखिएगा, जीव विज्ञान की यह एक ऐसी शाखा है जिसमें विकास का अध्ययन किया जाता है, डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य का विकास, डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, नर एवं मादा के संयोग से किस प्रकार से एक जाइगोट बनता है, उसके पश्चात एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पश्चात किस प्रकार से 280 दिन के पीरियड के पश्चात प्रसव होता है और जन्म के पश्चात वृद्धावस्था तक मनुष्य का डेवलपमेंट विकास होता है और उसमें लगातार अनेकों अनेक परिवर्तन होते हैं। उन सब की स्टडी विज्ञान की जिस शाखा में होती है उसे कहा जाता है डेवलपमेंट बायोलॉजी या विकासात्मक जैविकी। तो विकासात्मक जैविकी में किन पहलुओं का, किन कंटेंट्स की स्टडी की जाती है, उनकी एक ब्रीफ हिस्ट्री अपन देखते हैं। विकासात्मक जैविकी इट मीन मनुष्य के संदर्भ में अपन बात करें तो कहा जाता है कि प्रसव पूर्व प्लस प्रसव पश्चात क्रियाओं का जो अध्ययन है, क्रियाओं का अध्ययन डेवलपमेंट बायोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है विकासात्मक जैविकी कहलाती है। विकासात्मक जैविकी प्रसव पूर्व प्लस प्रसव पश्चात, प्रोफिटस एंड पोस्ट फिटस स्टडी नॉन एज डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो यहां पे वर्ड आया प्रसव। प्रसव क्या है? पार्टुरिएशन। प्रसव, प्रसव है 280 दिन के पश्चात फीटस की स्थिति में परिवर्तन आना, की स्थिति में परिवर्तन आना प्रसव। प्रसव अर्थात 280 दिन की अवधि के पश्चात फीटस की स्थिति में परिवर्तन आना प्रसव। और प्रसव के कारण प्रसव पीड़ा, लेबर पेन होता है और उसके पश्चात जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो यहां पे प्रसव और प्रसव में 280 दिन के पश्चात फीटस की स्थिति में परिवर्तन आता है। तो 280 दिन के पश्चात फीटस की स्थिति में परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि लगभग 9 माह की अवधि के पश्चात एंडोस्ट्राइन जो ग्लैंड है उनके द्वारा स्त्रावित जो हार्मोन है, उन हार्मोन्स की मैकेनिज्म, हार्मोन की क्रियाविधि चरमोत्कर्ष पे होती है, अर्थात क्रिटिकल स्टेज पे होती है। और उसके कारण जब क्लाइमैक्स अर्थात पूर्ण रूपेण क्रिटिकल स्टेज पे वो होती है तो शिशु का क्या होता है? जन्म होता है, वृद्ध होता है। इट मीन आप कह सकते हैं कि प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान विकासात्मक जैविकी कहलाता है। तो प्रसव क्या है? प्रसव 280 दिन के पश्चात फीटस की स्थिति में आया परिवर्तन प्रसव कहलाता है। प्रसव के कारण फीटस की स्थिति में परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि इस समय जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, अनेक जो ग्लैंड होती है उनके द्वारा स्त्रावित जो हार्मोन है, जैसे LH है, FSH है, प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित हार्मोन ICSH है, उन हार्मोन्स की मैकेनिज्म, क्रियाविधि अर्थात उनकी वर्किंग जो कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल अंतिम रूप में होती है, अर्थात उनका क्लाइमेक्स टाइम होता है और उसके पश्चात फीटस शरीर से बाहर आ जाता है जिसे अपन जन्म कहते हैं। इट मीन यहाँ पे 3 टर्म आई,
सबसे पहले प्रसव, तो 280 दिन के पश्चात फीटस की स्थिति में परिवर्तन आना क्या कहलाता है? प्रसव। तो प्रसव क्या है? प्रसव एक समय अवधि है, समय अवधि है जिसमें लेबर पेन होता है और यह 1 से 72 आवर का समय अवधि होती है। इसके पश्चात जन्म, आप जन्म किसे कहेंगे? ब्रिथ, अर्थात जन्म को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के द्वारा। पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात यह समय का एक निश्चित बिंदु होता है जिस समय शिशु शरीर से बाहर आता है। एक टर्म आई यहां पे फीटस, तो आप फीटस किसे कहेंगे? अर्थात फीटस आप प्लेसेंटा प्लस एम्ब्रियो जो भ्रूण होता है उसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक मांसल संरचना होती है जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो है जिसका निर्माण एक द्विगुणित संरचना से होता है जिसको आप जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट का निर्माण फर्टिलाइजेशन से होता है। और फर्टिलाइजेशन हमेशा 2 अगुणित कोशिकाओं में होता है जिन्हें आप मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अर्थात स्पर्म और ओव्यूम में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना और जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के रूप में होता है। और यह एम्ब्रियो जब तक प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड होता है फिटस के रूप में जाना जाता है। और उसके पश्चात शिशु का जन्म होता है प्रसव पीड़ा के पश्चात अर्थात 280 दिन के गर्भाधान पीरियड के पश्चात, और उसके पश्चात एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रेफरेंस में एक शिशु का डेवलपमेंट होता है जो क्रम से शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होता हुआ वृद्धावस्था तक जाता है। तो इन सब क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे कहते हैं अपन डेवलपमेंट बायोलॉजी, अर्थात विकास का अध्ययन 2 फेज में, एक तो प्रसव पहले और एक प्रसव पश्चात। तो प्रसव पूर्व देखिएगा मेनली एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है मादा शरीर के अंदर। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए विज्ञान के जिस शाखा का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी। तो एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण के विकास के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। इट मीन आप कह सकते हैं कि भ्रूण के डेवलपमेंट का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी जो शब्द देने वाला वैज्ञानिक था वो था अरस्तु। अतः फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी के जनक के रूप में अरस्तु को पहचाना जाता है। टर्म एम्ब्रियोलॉजी गिवन बाय अरस्तु एंड फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज अरस्तु। इसके पश्चात फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, आधुनिक एम्ब्रियोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है वॉन बेयर को, वॉन बेयर को। तो एम्ब्रियोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूण के विकास का अध्ययन किया जाता है। अब इस भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है देखिएगा। भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए और उसमें विकास के लिए विज्ञान की जिस शाखा का अध्ययन आप कर रहे हैं उसे आप कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी। तो मेनली एम्ब्रियोलॉजी के लिए अपन देखिएगा एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो नॉन एज एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी टर्म शब्द गिवन बाय अरस्तु और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अरस्तु एंड मॉडर्न फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वॉन बेयर, वॉन बेयर। अब देखिएगा एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में आपने स्टडी की किसकी? एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो वह संरचना है जिसका डेवलपमेंट होने में लगभग
280 दिन या 9 महीने का टाइम पीरियड लगता है और इसका डेवलपमेंट एक द्विगुणित कोशिका होती है जिसे आप क्या कहते हैं, युग्मनज, जाइगोट से होता है। और युग्मनज का निर्माण एक 2 अगुणित कोशिकाओं में फ्यूजन अर्थात गैमिट में संयुग्मन के कारण होता है और उस संयुग्मन को आप कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार से एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट और गैमिट, तो गैमिट युग्मक और गैमिट का जो निर्माण होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस द्वारा, गैमेटोजेनेसिस द्वारा, युग्मक जनन द्वारा। इट मीन युग्मक ने निर्माण की जो क्रिया है उसे कहते हैं युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। और मनुष्य के सापेक्ष जो गैमिट होते हैं, युग्मक होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं और गैमेटोजेनेसिस की क्रिया जिन स्थानों में होती है उन्हें गोनड्स कहते हैं, जनद कहते हैं, गोनड्स कहते हैं, जनद कहते हैं। और मनुष्य के रेफरेंस में जनद 2 होते हैं, एक तो आपका वर्षण टेस्टिस और दूसरा होता है आपका ओवेरी अंडाशय। वर्षण और वर्षण में निर्माण होता है नर युग्मक का, वर्षण में निर्माण होता है नर युग्मक का और अंडाशय में निर्माण होता है मादा युग्मक का, मादा युग्मक का। नर युग्मक है आपका शुक्राणु और मादा युग्मक है आपका अंडाणु, ओव्यूम। और शुक्राणु के निर्माण की क्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणु के निर्माण की क्रिया कहलाती है ooजेनेसिस। इस प्रकार से गैमेटोजेनेसिस युग्मक जन की क्रिया जो कि जनदों में होती है और जनद टेस्टिस और ओवेरी होते हैं। टेस्टिस में मेल गैमिट का और ओवेरी में फीमेल गैमिट का डेवलपमेंट होता है। मेल गैमिट स्पर्म के नाम से जाना जाता है और फीमेल गैमिट ओव्यूम के नाम से जाना जाता है, जिनके निर्माण की क्रियाएं क्रमशः स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस होती है। इस चैप्टर के अंतर्गत अपन रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन के सापेक्ष पढ़ेंगे और उसके पश्चात गैमेटोजेनेसिस को पढ़ना है। इट मीन अपन ने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन और एक भूमिका रखी है रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन एक पार्ट है डेवलपमेंट बायोलॉजी का, विकासात्मक जैविकी का, और विकासात्मक जैविकी में मनुष्य का विकास का अध्ययन जो कि 2 फेज में होता है, एक तो प्रसव पूर्व और एक प्रसव पश्चात। इसी के रेफरेंस में अपन इसको पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हिंदी में होता है जनन। रिप्रोडक्शन, जनन सजीवों में पाया जाने वाला एक ऐसा कैरेक्टर जिसके द्वारा या एक ऐसी जैविक क्रिया जिसके द्वारा सजीव अपने समान दूसरे जीव को निर्मित करते हैं या सजीवों में अपने समान नए जीव को निर्मित करने की क्रिया जनन कहलाती है, जनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। सजीवों में अपने समान नए जीव को निर्मित करने की क्रिया रिप्रोडक्शन, जनन कहलाती है और यह सजीवों का अपने जाति अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जाति अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक कैरेक्टर है। अर्थात अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सजीव अपने समान नए जीव को निर्मित करते हैं और उस नए जीव को निर्मित करने की जो क्रिया है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, जनन कहते हैं। और सजीवों में सामान्यतः अपने समान नए जीव को निर्मित करने की जो क्रिया जनन है वह 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स, फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सबसे पहले फोकस करते हैं
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए प्लस सेक्सुअल, अर्थात वह जनन जिसमें लैंगिक जनन की घटनाएं अर्धसूत्री एवं संयुग्मन का अभाव पाया जाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। वह जनन जिसमें अर्धसूत्री एवं संयुग्मन फ्यूजन जैसी घटनाएं नहीं होती, अलैंगिक जनन कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक, वो नर भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, एक जनक की भागीदारी होती है। और अलैंगिक जनन में उत्पन्न जो संतति होती है वह क्लोन कहलाती है, क्लोन कहलाती है। और क्लोन अर्थात वह सजीव संरचना जो कि आनुवंशिक रूप से और आकारिकी रूप से अपने जनकों के समान होती है, अपनी पेरेंट पीढ़ी के समान होती है, क्लोन कहलाती है। और अलैंगिक जनन में जो विभाजन होता है वो केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन का अभाव पाया जाता है। एक जनक मेल या फीमेल की भागीदारी होती है और उसमें उत्पन्न जो संतति होती है उसे क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। प्राणियों में अलैंगिक जो जनन होता है वह मेनली अलग अलग प्रकार का होता है। इट मीन आप कह सकते हैं कि सामान्यतः प्राणियों में अलैंगिक जनन की 5 विधियां पाई जाती हैं। अलैंगिक जनन सामान्यतः प्राणियों में 5 प्रकार का पाया जाता है, जिसमें सबसे पहली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विधि आती है उसे कहते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन या बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, द्विविभाजन, बाइनरी फिजन नाम चिल्लाकर कह रहा है कि ऐसा विभाजन जिसमें एक पेरेंट सेल मैच्योरेशन के पश्चात, परिपक्वन के पश्चात 2 संततियों में विभक्त होती है या 2 संतति सेल्स में विभाजित हो जाती है, क्या कहलाता है? द्विविभाजन। और इस प्रकार के अलैंगिक जनन की विधि सामान्यतः एक कोशिकीय प्राणी जैसे अमीबा में पाई जाती है। अमीबा जो कि सामान्यतः ऐसी स्ट्रक्चर होती है, मैच्योरेशन फेज के पश्चात यह समान रूप से 2 भागों में विभाजित हो जाता है और 2 संततियों का निर्माण होता है। तो द्विविभाजन जिसमें विभाजन के फलस्वरूप 2 संततियों का निर्माण होता है, द्विविभाजन कहलाती है। और द्विविभाजन सामान्यतः एक कोशिकीय प्राणी अमीबा में पाया जाता है। दूसरी अलैंगिक जनन की जो विधि आती है वो आती है बहुविभाजन। बहुविभाजन, मल्टी फिजन, बहुविभाजन। यह भी अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि है जो प्लाज्मोडियम में पाई जाती है। प्लाज्मोडियम में पाई जाती है। और अलैंगिक जनन की इस विधि में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है और अनेक पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है। और उसके पश्चात प्रत्येक पुत्री केंद्रक एक स्वतंत्र जीव की भांति व्यवहार करता है, अर्थात एक जनक से अनेक संततियों का निर्माण होता है। और सामान्य रूप से प्लाज्मोडियम एवं एबनॉर्मल कंडीशंस में अमीबा में भी इस विधि को देखा जा सकता है। अलैंगिक जनन की जो 3rd विधि आती है वो है प्लाज्माटोमी। ये उन एक कोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। देखिएगा, कहा जाता है कि प्लाज्मोटोमी प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका एक प्राणी है जिसका नाम है ओपेलाइना, और ओपेलाइना में पाया जाता है। ओपेलाइना एक बहुकेंद्रकीय प्राणी है जिसमें प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ कुछ प्लाज्मा सघन रूप से इकट्ठा हो जाता है और उसके पश्चात विभाजन होता है। और विभाजन के पश्चात प्रत्येक केंद्रक स्वतंत्र जीव की भांति व्यवहार करता है। इसे कहा जाता है प्लाज्मोटोमी। और 4 नंबर का जो एसेक्सुअल मेथड है वो है आपका मुकुलन, बडिंग मेथड।
मुकुलन, बड, और इसका शानदार उदाहरण है हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में आपने सुना है कि इसमें स्थान विशेष की कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभेदित होकर एक उभार सदृश संरचना को निर्मित करती है, और उस उभार सदृश संरचना को बड कहा जाता है, कलिका कहा जाता है, और वह कलिका परिपक्व होकर मातृ जीव से अलग होती है और नए जीव की भांति व्यवहार करती है। तो मुकुल से नए जीव के निर्माण की जो क्रिया है वो कहलाती है मुकुलन बडिंग मेथड, और इस प्रकार की क्रिया हाइड्रा में पाई जाती है। और लास्ट आता है खंडन। खंडन भी अलैंगिक जनन की एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसमें जीव की सेपरेट बॉडी जो होती है वह बॉडी अनेक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, और प्रत्येक अलग हुआ पार्ट एक स्वतंत्र जीव की तरह व्यवहार करता है। और इसका एग्जाम्पल है आपका सी एनिमोन। सी एनिमोन जैसे प्राणियों में खंडन पाई जाती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 5 विधियां हैं जो मेनली प्राणियों में पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला मेथड आता है बाइनरी फ्यूजन, और बाइनरी फ्यूजन का शानदार एग्जाम्पल है अमीबा। अनेक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अमीबा में सामान्यतः कौन सा जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, बाइनरी फ्यूजन, द्विविभाजन मेथड द्वारा होता है। दूसरा मल्टी फ्यूजन अर्थात बहुविभाजन, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम एवं अमीबा जैसे प्राणी बहुविभाजन द्वारा जनन करते हैं। प्लाज्मोटोमी का सबसे शानदार उदाहरण है ओपेलाइना। मुकुलन का इस विधि को भी अनेक एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि हाइड्रा में सामान्यतः कौन सा अलैंगिक जनन पाया जाता है, मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। फिर आता है खंडन, और खंडन में क्या होता है, जीव की सेपरेट बॉडी छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाती है, और प्रत्येक खंड एक नए जीव की तरह व्यवहार करता है, और उसका एग्जाम्पल है सी एनिमोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात दूसरे प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन अपोजिट है एकदम डायरेक्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहां पे आपने कहा था कि जिसमें लैंगिक घटनाएं नहीं होती, अर्थात अर्धसूत्री व संयुग्मन जैसी क्रियाएं जिस रिप्रोडक्शन मेथड में नहीं होता उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जबकि जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस एवं संयुग्मन जैसी क्रियाएं होती हैं, उस रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो इसका बेसिक कैरेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग युग्मक का आपस में संयुग्मन होता है, अर्थात एक मेल गैमेट होता है, दूसरा फीमेल गैमेट होता है। तो उनके मिलने के कारण जो उत्पन्न संतति होती है वह पेरेंट से अलग लक्षणों वाली होती है, अर्थात भिन्न लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात आनुवंशिक रूप से और शारीरिक रूप से वह अलग होती है, जो कि जैव विकास में सहायक होती है। और इस जनन में दोनों जनक नर एवं मादा भाग लेते हैं, और उसके द्वारा जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज से भ्रूण बनता है, और भ्रूण से एक नए जीव का डेवलपमेंट होता है। उसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार से रिप्रोडक्शन सजीवों के द्वारा अपने समान नए जीव को निर्मित करने की क्रिया है, जो कि जातीय अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्धसूत्री विभाजन एवं संयुग्मन फ्यूजन जैसी क्रियाएं जिस विभाजन जनन में नहीं होती उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उत्पन्न संतति क्लोन कहलाती है, और जिसके 5 मेथड होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है, अर्थात विकसित प्रकार के प्राणियों में पाया जाता है, जिसमें 2 अलग अलग जनक आपस में क्रियाएं करके एक नए जीव को निर्मित करते हैं, जो कि लक्षणों में अपने पेरेंट से क्या होता है, अलग होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन के साथ साथ समसूत्री विभाजन भी पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विकसित प्रकार के प्राणियों में पाया जाता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सापेक्ष अपन ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, मानव में जनन पढ़ते हैं। तो मानव में जनन के दरमियान कौन कौन सी संरचनाएं इन्वॉल्व होती है, अर्थात गैमेटोजेनेसिस के दरमियान मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, इनकी स्टडी अपन को करनी है।
तो रिप्रोडक्शन के जनरल इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के पश्चात अपन चर्चा करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में जनन।